कल हमने जहाँ पे स्टॉप किया था ना वो थी स्लाइड नंबर 39, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिनको हम एस इनहिबिटर्स कहते हैं, कोई ACEI बोलता है, मैं इनको वैसे एस इनहिबिटर बोलता हूँ। ठीक है, वो पढ़ने में ज़रा आसान हो जाता है। मोस्टली उसमें ड्रग यूज़ की जाती है ना हमारे पास, उसको हम बोलते हैं कैप्टोप्रिल। वो उसका फार्मूला है, आपको ये मार्केट में किसी और नाम से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही एक पुरानी चीज़ हम ज़रा डिस्कस कर लें कि कैप्टोप्रिल जो है इसकी केमिस्ट्री क्या है, वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। वो तो खैर मुझे भी नहीं पता, अभी याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कैप्टोप्रिल है ना, ये इसका जेनरिक नेम है, और जो इसका ट्रेड नेम या ब्रांड नेम है वो मार्केट में मिलेगा। तो वो जब मार्केट में बैठेंगे ना जाके डॉक्टर बन के, तो आपके पास मेडिकल रैप्स आ जाएंगे, आपको याद करवा देंगे। फिलहाल आपको कैप्टोप्रिल का कैप्टोप्रिल ही याद होना चाहिए। ठीक है, तो कैप्टोप्रिल अगर आपसे पूछे क्या है, तो ये एस इनहिबिटर है या ACEI है या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। एस इनहिबिटर आर वन ऑफ द फर्स्ट चॉइस ड्रग्स इन ऑल ग्रेड्स ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, और सबके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट जिसमें हम नहीं करेंगे वो है बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी ब्लड फ्लो जो है किडनी के अंदर कम जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी जो हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है वो कम है और रीनल फेलियर की तरफ गए हुआ है, उसमें हम कैप्टोप्रिल नहीं देंगे। बाकी हर तरह की हाइपरटेंशन में हम इसको दे देंगे। फिर है recommended when preferred first line agents diuretics or beta blockers are CI or ineffective or any compelling reasons to use them। ठीक है, मतलब इसके अलावा अगर कोई और एजेंट्स जो हमने पहले दिए थे वो काम नहीं कर रहे हैं तो हम इसको दे सकते हैं। फिर हम इसके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, जिसको हम काइनेटिक्स भी बोलते हैं। इट लोअर्स BP प्रिंसिपली बाय डिक्रीजिंग पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस जब कम हो जाएगी, मैंने आपको कल बताया था कि ल्यूमन जो है पहले कम हुई थी, एक वेसल की नाली या जो हमारे पास आर्टरी थी वो पहले कम थी, हमने उसकी रेजिस्टेंस कम कर दिया, उसको खोल दिया, तो लाजिम बात है BP डिक्रीज़ कर जाएगा। विदाउट रिफ्लेक्सिवली इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब कार्डियक आउटपुट क्या है, उसका रेट क्या है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है, ये कल हमने अच्छे से पढ़ा था। सेकंड जो उसका वो है इफेक्ट है, वो है कार्डियक आउटपुट एंड हार्ट रेट आर नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज। ऊपर ही भी उससे अभी बोला है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना वो कम हो जाती है, कार्डियक आउटपुट वगैरह चेंज नहीं होगा। इसका MOA पढ़ेंगे। MOA लिखा जाता है यहाँ पे, क्लियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा है, लेकिन अक्सर जब जल्दी जल्दी बुक्स लिखती हैं या नोट्स वगैरह बनते हैं तो वहाँ पे MOA लिखा होगा, तो आपने इसी से परेशान नहीं होना। MOA का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो किस मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी पे एक्शन करेगा। तो सबसे पहले है एंजियोटेंसिन 2। कल भी एक बच्चे ने सवाल किया था, उसके सारे आंसर यहाँ पे आज मिल जाएंगे। एंजियोटेंसिन 2 इज़ द मोस्ट पावरफुल वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर। हर लफ्ज़ में उसका मतलब है, वैजो मतलब वैसल और कंस्ट्रिक्टर का मतलब जो उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, खुली वैसल को बंद करवा देगा। अब जब बंद होगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। अच्छा, फिर है वही 82 जिसको एंजियोटेंसिन 2 बोलते हैं। ऑल्सो स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन विच रिटेन्स सोडियम एंड वाटर। एल्डोस्टेरॉन की भी प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा, उसकी सिक्रीशन ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से सोडियम मतलब जो हमारे पास नमक्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वो और पानी वो अंदर रहना शुरू हो जाएगा। जब वो भी अंदर रहेगा, ऊपर से वेसल का हमने ल्यूमेन कम कर दिया, कंस्ट्रक्शन करवा दिया, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है एंजियोटेंसिन 2 की वजह से। अब ये जो हैं एस इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं, दे इनहिबिट द कन्वर्टिंग एंजाइम पेप्टाइडाइल डाईपेप्टाइडेज एंड प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, वो एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन ही नहीं होने देते जो एस इनहिबिटर्स हैं। जो फिर आगे हमें इफेक्ट क्या देता है, इट डिक्रीजेज द सर्कुलेटिंग एंजियोटेंसिन 2। जो हमारे ब्लड में ऑलरेडी एंजियोटेंसिन 2 गया हुआ था उसको डिक्रीज कर देता है। उससे आगे हमें क्या इफेक्ट मिलता है, जिसकी वजह से डिक्रीज्ड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, अब देखो ज़रा गौर करना है आपने, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नॉर्मल एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, वो जब रिलीज़ हो रहा था वो क्या करवा रहा था, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था।
और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज़ कर रहा था। अब हमने क्या किया है, हमने एस इनहिबिटर्स मेडिसिन दी हैं जिसकी वजह से हम उसको एंजियोटेंसिन 2 की सिक्रीशन और उसकी प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। जैसे जैसे वो कम होगा वैसे वैसे हमारे पास वेजोकंस्ट्रिक्शन कम होगी। इसका मतलब हमारे पास अब जो बीपी का प्रेशर बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा। तो मेडिसिन में हमारा यही इसका मकसद है। ठीक है, जो एस इनहिबिटर्स है ये बढ़ा देगा ब्रैडिकाइनिन का लेवल बढ़ा देगा, और जिसकी वजह से मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स और एनओ जो हैं इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, पोटेंट वेजो डायलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारी लाइन का मतलब ये हुआ कि जब ब्रैडिकाइनिन हमारे पास बढ़ेगा, ये भी एक हार्मोन है, तो हमारे पास वेजो डायलेशन हो जाएगी। जब वेजो डायलेशन हो रही है हमारे पास, एंजियोटेंसिन 2 कम हो गया है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कम हो गई। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि वो पहले इतनी सी ल्यूमेन थी, अब वो ल्यूमेन बढ़ गई है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद ओके, एक बच्चे का मैसेज आया कि वो क्लास नहीं, कोई बात नहीं, उनको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो हमारे पास वेजो डायलेशन हो गई है। ठीक है, उसके बाद फिर वही दूसरा जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तीसरे नंबर पे, वो ये है कि इट डिक्रीजेज द सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। अभी हमने ऊपर पढ़ा है नॉर्मल उसके अंदर कि एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा तो सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से बीपी ऊपर बढ़ेगा। यहाँ पे जो एस इनहिबिटर्स हैं ये क्या करेंगे, ये उसी एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन को कम कर देंगे। जब ये कम होंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें भी नहीं तो हमें वैसे ही पता है कि जैसे ही इसकी एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन कम होगी, सोडियम और वाटर की रिटेंशन कम हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब इसके क्लिनिकल यूजेस हैं, अभी अभी जो हमने इसके पढ़े हैं ना सारे। अब हाइपरटेंशन है, किसी में वाटर की रिटेंशन हो रही है, किसी में सोडियम की रिटेंशन हो रही है, इस तरह के हमारे पास पेशेंट आएंगे तो उनको हमने ये देनी है। तो वही क्लिनिकल यूजेस जो अभी हमने खोल के पढ़े हैं, हम एक जगह पे उनको इकट्ठे कर लेते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन में देंगे उसको, और पढ़ लेते हैं। हाइपरटेंशन नॉट रिस्पॉन्डिंग satisfactorily or developed unacceptable साइड इफेक्ट्स फ्रॉम कन्वेंशनल कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, जिनमें ये प्रॉब्लम हो जाए कि वो साइड इफेक्ट्स आ रहे हों अनएक्सेप्टेबल दूसरी मेडिसिन लेने के बाद, तो हम उनको ये मेडिसिन दे सकते हैं। कैप्टोप्रिल हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, improves survival of the patient, providing symptomatic relief and having cardioprotective effect। कि उसको अगर कोई बंदा हार्ट फेलियर की तरफ गया था, हमने उसको मेडिसिन दे दी, उसमें उसको बेनिफिट भी हो गया। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सिम्टोमेटिक रिलीफ। सिम्टोमेटिक अभी हमने आई थिंक 2 या 3 लेक्चर पहले सिम्टोमेटिक को अच्छा खासा डिटेल में पढ़ा था कि हम जो बंदे के सिम्टम्स हैं ना उनको डिक्रीज़ करेंगे, कि अगर उसको पेन है तो हम पेन कम कर देंगे, बाद में हम ट्रीट करेंगे कि पेन किस वजह से है। ठीक है, डिक्रीज प्री लोड, आफ्टर लोड एंड सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ये हार्ट की बात की है, हार्ट के हमने लोड्स कम करने हैं। ओके, अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास है ड्राई कफ, प्रोडक्टिव नहीं होगी, मतलब उसमें स्पूटम वगैरह नहीं होगा, वैसे ही खुश खांसी आएगी। ठीक है, और इसमें साइड इफेक्ट मोस्टली होता क्यों है, उसके आगे एक्सप्लेनेशन है हमारे पास कि पॉसिबली ब्रैडिकाइनिन, क्योंकि ब्रैडिकाइनिन बढ़ रहे थे ना, अभी हमने पीछे पढ़े हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि इसमें ब्रैडिकाइनिन इंक्रीज करेंगे। तो जब ब्रैडिकाइनिन होंगे तो वो लंग्स में जाके एक्यूमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से कफ रिस्पॉन्स आएगा, खांसी होगी, वो भी ड्राई। प्रोटीन यूरिया होगा, स्पेशली विद कॉम्प्रोमाइज रीनल फंक्शन, के जब रीनल फंक्शन ख़राब होगा तो उसमें प्रोटीन्स आना शुरू हो जाएंगी। ओके, उसके बाद स्किन रैशेज आ जाएंगे, ऑल्ट्रेशन इन टेस्ट होगा, एंजियोएडीमा होगा। ठीक है, एंजियोएडीमा, वेसल्स के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ठीक है, और फिर वही हाइपोटेंशन होगी। अब यहाँ पे हाइपोटेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि ऑलरेडी हमने मेडिसिन दी है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, अब वो इतना कम कर देती है कि हाइपोटेंशन की तरफ चले जाते हैं पेशेंट्स। फिर रीनल इनसफिशिएंसी और हाइपर एनीमिया आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसको हम आर्ब्स बोलते हैं, ARBS बोलते हैं, जिसके अंदर मेडिसिन थी हमारे पास, लोजार्टन थी, वालसार्टन थी, और सार्टन फैमिली में सारी थी, स्टार के साथ लिखा हुआ है। अल्टरनेटिव्स ऑफ एस इनहिबिटर्स। ठीक है, एस इनहिबिटर्स की जगह हम इनको यूज़ कर लेते हैं अक्सर। इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन पेप्टाइड
angiotensin 2 receptor antagonist. It is selective and competitive angiotensin 2 subtype 1 receptor AT1 receptor antagonist. अब हम इसके वो पढ़ते हैं, मतलब मजीद डिटेल में जाते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि अभी हमने ये पढ़ा क्या है। लोसार्टन इज रैपिडली एब्जॉर्ब्ड। लोसार्टन जो है हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। शॉर्ट हाफ लाइफ है इसकी, अबाउट 2 आवर्स। 2 आवर्स के अंदर डिग्रेड हो जाती है ये, ठीक है। और एक्शन मैनिफेस्ट अर्ली एंड प्रोग्रेसेस टू पीक एट 3 to 6 वीक्स। कल भी हमने पढ़ा था एक मेडिसिन थी जो 1 से 3 वीक्स के अंदर जाके अपनी पीक पे जाती है, जाके अपने इफेक्ट देना शुरू करती है, ठीक है। इसमें ये वाली जो है ये 3 to 6 वीक्स लेती है एक इसको इफेक्ट करने में, ठीक है। उसके बाद इसकी डोज जो हम देंगे वो 50 mg पर डे है, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। अब उसको डिवाइड कर लेंगे, अगर हमें 3 टाइम देनी है, 2 टाइम देनी है, ये 2 आवर्स के अंदर डिग्रेड हो रही है, तो हम इसके मज़ीद छोटे छोटे से इंटरवल्स कर लेंगे कि हम इसको हर 2 घंटे 4 घंटे के बाद देंगे। साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, लोसार्टन या सार्टन फैमिली जो है इसके, जिसके अंदर हमारे पास ARBs हैं, तो इसमें हाइपोटेंशन इन द पेशेंट्स विद हाई प्लाज्मा रेनिन लेवल्स, ठीक है। और हाइपरकैलीमिया होगा इन द पेशेंट्स विद रीनल डिजीज और इन पेशेंट्स टेकिंग पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स। ये भी हमने पढ़ा था कि पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स हमारे पास कौन सी हैं। उसके बाद है GI ट्रैक कंप्लेंट्स, कि ये मेडिसिन लेने के बाद बंदा अपने पेट में दर्द वगैरह बताएगा या GIT डिस्टर्ब बताएगा। हेडेक्स होंगे और लाइट हेडनेस होगा, जैसे बंदा यूँ खड़ा होगा तो उसको बोलेगा कि यार मुझे चक्कर से आ रहे हैं, हल्का हल्का फील हो रहा है। रिस्क ऑफ कफ एंड एंजियोडीमा सिग्निफिकेंटली लो इन ARBs के अंदर। जो कफ है, खांसी वगैरह, वो इतनी नहीं होगी। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट फीमेल होंगी उनमें हम ये ड्रग नहीं देंगे, ठीक है। ये फीटोटॉक्सिक होती है, मतलब इससे जो फीटस है, जो अंदर बेबी है मदर के, उसकी डेथ हो सकती है, उसके लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। आगे है रेनिन इनहिबिटर्स, जिसके अंदर सबसे पहली और मतलब अच्छी मेडिसिन हमारे पास है एलिसकेरिन, ठीक है। ये है सिलेक्टिव रेनिन इनहिबिटर है। एलिसकेरिन इज द मोस्ट एडवांस्ड रेनिन इनहिबिटर एंड द फर्स्ट टू बी अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ये समझ आ गया होगा, इजी है, ओके। डायरेक्टली इनहिबिट रेनिन, ये रेनिन को डायरेक्टली इनहिबिट कर देगा। एक्ट्स अर्लियर इन रास, फिर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, उसके अंदर सबसे पहले यही इफेक्ट करता है। देन डू एस और आर्ब्स, जो आर्ब्स और एस हैं उन सबसे पहले रेनिन इनहिबिटर के अंदर जो एलिसकेरिन है ये इफेक्ट करेगा। तो इट डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर अबाउट एज इफेक्टिवली एज आर्ब्स, AC एंड थायराइड्स के, उन्हीं तरह ही ये BP को डाउन करेगा। मेन मकसद है हमारा यहाँ पे ब्लड प्रेशर को डाउन करना, जिसको हम हाइपरटेंशन कह रहे हैं। कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विद अदर एंटी हाइपरटेंसिव एज डायूरेटिक्स। इसके साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे हम। साइड इफेक्ट में हमारे पास सबसे पहले है डायरिया। जब हाई डोज देंगे ना तो डायरिया हो जाएगा। डायरिया के अंदर जिसको हम मोस्टली यूज लव्स करते हैं मोशन, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास ऑल्सो कफ एंड एंजियोडीमा, बट लेस ऑफन देन एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स के अंदर कफ और एंजियोडीमा मोस्टली होता है, बट इनके अंदर नहीं होगा। हाइपरकैलेमिया हो सकता है। मोस्ट कॉमन पेशेंट्स रिसीविंग बोथ वालसार्टन एंड एलिसकेरिन, और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, हम इसमें नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी स्लाइड थी वो हो गई है एंड, लेकिन इस टॉपिक का कुछ पार्ट रह गया है जो स्लाइड के अंदर नहीं है, तो उसको हम पढ़ेंगे। उस बुक से मैंने स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं ग्रुप में, तो आप वो ओपन कर लें। साथ साथ मैं पूरा पढ़ दूंगा, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। तो हमारे पास है कुछ वेजो डायलेटर्स। वेजो डायलेटर्स के अंदर ये है, बुक के अंदर लिखा हुआ है द डायरेक्ट एक्टिंग स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स सच एज हाइड्रोलाजीन। अब ये क्या है जी? ये डायरेक्ट एक्टिंग स्मूथ मसल रिलैक्सेंट हैं। स्मूथ मसल ऑफ हमारी जो वेसल के स्मूथ मसल्स हैं ना, उनको रिलैक्स कर देंगे, कि वही बात है जो वो खिंच के टाइट हुए थे उनको रिलैक्स कर दिया। अब वो रिलैक्स होने की वजह से ब्लड प्रेशर हम लो कर सकते हैं, ठीक है। एंड मिनॉक्सिडिल, ये दूसरी ड्रग है, आर नॉट यूज्ड एज प्राइमरी ड्रग टू ट्रीट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए स्पेशल नहीं है ये, लेकिन उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। आज मैं इसलिए ये टॉपिक मैंने बुक से उठाया है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि हम एक बीमारी के अंदर
2, 3, 4, 5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हर बंदे का होता है फार्मा पढ़ने वाले का कि भाई एक ड्रग, जब सपोज एक एंटीबायोटिक है तो हम 3-4 क्यों देते हैं, हाइपरटेंशन के लिए एक ड्रग है तो हम 2-3 क्यों देते हैं, पेट में दर्द हो रहा है तो खाली दर्द की क्यों नहीं दे रहे, बाकी क्यों दे रहे हैं। तो उसमें आज ये वाला क्वेश्चन आज आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, these vasodilators act by producing relaxation of vascular smooth muscles primarily in arteries and arterioles। वेन्स का हमें वैसे प्रॉब्लम भी नहीं है, मसला हमारा हाइपरटेंशन का होता है आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स में, तो उनको ये रिलैक्स कर देती हैं जिसकी वजह से बीपी डाउन हो जाता है। ओके, कहाँ गया। दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी, देयरफॉर ब्लड प्रेशर भी कम करेगा। बोथ एजेंट्स प्रोड्यूस रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, और रिजल्टिंग इन कंपीटिंग रिफ्लेक्सेस ऑफ इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन कंजप्शन। अब ये एक साइड इफेक्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एक साइड इफेक्ट है। हमने ये ड्रग दी, इसने स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर दिया, लेकिन साथ के साथ उसने क्या प्रॉब्लम किया कि हार्ट के जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको स्टिमुलेट कर दिया, जिसकी वजह से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी। कि पहले सपोज हार्ट ऐसे इंक्रीज कर रहा था ना, ऐसे, मैंने कल एग्जांपल दी थी कि आपने एक सपोज उसमें किसी शॉपर के अंदर पानी पकड़ा हुआ है, आपने उसको हल्के से भींचा है तो वो पानी ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है। अब वो दूसरा आप एकदम जोर से भींचते तो पानी उछल के जाएगा, तो ये उस हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा एकदम। ठीक है, ओके, ऑक्सीजन कंजप्शन भी बढ़ जाएगी। दीज एक्शंस में प्रॉम्प्ट एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एंजाइना हो सकता है, जो यहाँ चेस्ट पेन है ये स्टार्ट हो सकता है इसकी वजह से, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकती है, मतलब, और कार्डियक फेलियर हो सकता है। प्री डिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स के, अगर किसी को पहले से दिल का मसला है तो वो हार्ट फेल की तरफ जा सकता है। ओके, वेज़ोडाइलेटर्स ऑल्सो इंक्रीज प्लाज्मा रेनिन कंसनट्रेशन। जो हमारे प्लाज्मा है उसमें रेनिन की कंसनट्रेशन को बढ़ा देते हैं, और रिजल्टिंग इन सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। अब क्या हुआ, सोडियम और वाटर की रिटेंशन भी बढ़ा दी, तो इसका क्या मतलब, सिर्फ एक मसल रिलैक्स कर दिया है, बाकी सारे काम हाइपरटेंशन मजीद करने वाले करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। दीज अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स कैन बी ब्लॉक्ड बाय कंकॉमिटेंट यूज ऑफ डायूरेटिक एंड बीटा ब्लॉकर्स। ओके, अब यहाँ पे आपके उन सवालों का जवाब मिलता है कि हमने 2 ड्रग्स क्यों देनी। अब एक ड्रग दी थी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, लेकिन उसने सारे काम क्या कर दिए जी, वाटर भी रिटेन कर दिया और सोडियम को भी वापस ले आया बॉडी में। वो आने की वजह से फिर फायदा क्या हुआ, हमारी हाइपरटेंशन तो वहीं खड़ी है। तो अब हमने क्या किया, स्मूथ मसल को रिलैक्स कर दिया, साथ में दूसरी ड्रग्स दे दी, डायूरेटिक दे दी या बीटा ब्लॉकर दे दिया। उसने क्या किया, पानी का लेवल खून में कम कर दिया, यूरिन में निकाल दिया और सोडियम पे निकाल दिया, जिसकी वजह से बीपी वॉल्यूम डाउन हो गया, मतलब ब्लड का वॉल्यूम डाउन हुआ, बीपी डाउन हो गया। तो अब हमारे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए ना, स्मूथ मसल भी रिलैक्स हैं और ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो गया, तो इसलिए अब पेशेंट थोड़ा सुकून में आ जाएगा। तो इसलिए 2 कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं। अब लाजमी बात है, जो हमने दूसरी ड्रग दी है जिसने वाटर और सोडियम की रिटेंशन को कम करना है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट होगा, तो कई बार फिर हमें इसके साइड इफेक्ट रोकने के लिए भी मेडिसिन देनी पड़ती है। तो इसलिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3, 4 ड्रग्स यूज करते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे चलें हम, मुझे ज़रा बता दें अगर समझ आ गया है तो आगे चलते हैं, वरना इसी को रिपीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताएं। चलें ठीक है जी, हम चलते हैं। 1 सेकंड, मैसेज आया है कि नहीं का। ओके, ऑल क्लियर, ठीक है। कहाँ पे थे हम। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोलेजिन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेटेड इन कॉम्बिनेशन विद बीटा ब्लॉकर्स। हमने बीटा ब्लॉकर्स के साथ दी है, सच एज प्रोपेनोलोल। कल हमने पढ़ा था लॉल फैमिली सारी, जिसके एंड पे LOL आता जाएगा। ठीक है, ओके, मेटोप्रोलोल और एटिनोलोल टू बैलेंस द रिफ्लेक्स ऑफ टैकीकार्डिया। जो मतलब दिल की धड़कन सपोज पहले थी 1 मिनट में 72, हमने वैसो डायलेशन करवा दी, एक बेनिफिट हुआ। दूसरे बेनिफिट में ऑक्सीजन की कंजप्शन बढ़ गई है, दिल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई है, और टैकीकार्डिया हो गया। टैकी मतलब तेज और कार्डिया मतलब दिल की धड़कन तेज हो गई है। तो टी से टैकी, टी से तेज, ये याद रखना है सबने हमेशा, क्योंकि
किसी भी टाइम कोई भी बंदा आपसे पूछ सकता है टैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया। तो ब्रैडी का मतलब बाद में याद करेंगे, पहले टैकी, टी से तेज, टी से टैकी। तो और दूसरे नंबर जो बच गया ब्रैडी मतलब स्लो, कि हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, दिल स्लो स्लो धड़केगा। ऐसे एक बार हो गया, फिर दूसरी बार हो गया, इसमें क्या होगा, ऐसे तेज तेज होगा। Together the three drugs decrease cardiac output, plasma volume and peripheral vascular resistance। अब 3 ड्रग्स की थेरेपी दी हमने, तो इन 3 ड्रग्स ने अलग अलग काम किया। एक ने कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर दिया, एक ने ब्लड का मतलब प्लाज्मा वॉल्यूम कम कर दिया जिसमें ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तीसरा जो है उसने पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम कर दी ना, मतलब स्मूथ मसल को रिलैक्स कर दिया। तो आगे किधर गया? Hydralazine is an accepted medication for controlling blood pressure in pregnancy induced hypertension। ठीक है, प्रेगनेंसी की वजह से जो हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाती है उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाजीन इंक्लूड, अब इसके हम साइड इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहले हमारे पास हेडेक है, टैकीकार्डिया भी हमने पढ़ा है, नौजिया है, नौजिया भी हमने पढ़ा, स्वेटिंग हो जाएगी, अरिथमिया हो जाएगा, अरिथमिया मतलब दिल ऐसे करके फिर हो गया, फिर ऐसे ऐसे फिर रुक जाएगा, फिर ऐसे 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 अरिथमियाज हो जाएंगे। उसके बाद एंजाइना के सिम्टम्स हो जाएंगे, मतलब चेस्ट पेन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें ल्यूपस लाइक सिंड्रोम भी हो जाएगी, बट इट इज़ रिवर्सिबल अपॉन डिसकंटिन्यूशन ऑफ ड्रग। तो इसलिए हम ड्रग को टैपर करके रोकेंगे, इसकी डोज कम करते चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर एकदम नहीं रोकेंगे। और जो मिनॉक्सिडिल है इसका एक और ट्रीटमेंट भी है, अक्सर डॉक्टर्स इस चीज़ के साथ खेलते हैं, मैं आगे बताता हूँ अभी। मिनॉक्सिडिल ट्रीटमेंट कॉजेज हाइपरट्राइकोसिस, द ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर। अब क्या हुआ जनाब, इसमें जो है ना हेयर लॉस हो रहा होता है, मतलब ये बढ़ाता है बालों की जो ग्रोथ है ना उसको इंक्रीज करवाता है बॉडी के अंदर। अब कोई बंदा जिसके बाल उड़ना शुरू हो जाए या जिसको बाल कम आ रहे हैं उसको ये ड्रग दे देते हैं, हालांकि मकसद नहीं है। अब इसका साइड इफेक्ट ये है कि ड्रग इज़ यूज्ड टॉपिकली टू ट्रीट मेल पैटर्न बाल्डनेस, के जिसको बाल्डनेस हो गया ना, बालचर बोलते हैं कि बाल उड़ गए हैं, उनको ये ड्रग देते हैं। तो इस ड्रग का साइड इफेक्ट है ये हेयर ग्रोथ ज़्यादा करवा देती है। तो अक्सर मेडिकेशंस डॉक्टर नहीं देते ना, कुछ क्रीम्स वगैरह आ गई हैं, कुछ और आ गए हैं, वो जिनका ऐड चल रहा होता है भी, 1 महीने में बाल उगवाएं, 1 महीने में बालों की ग्रोथ अच्छी, वो इन मेडिसिन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप देखें, आपको एक बेनिफिट हो रहा है कि बाल की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, लेकिन दूसरे साइड इफ़ेक्ट कितने हैं वो आपको पता है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपने फार्मा पढ़ी है। तो इसलिए इस तरह की किसी भी अताई डॉक्टर के पास या इस तरह के किसी भी मेडिसिन से खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ठीक है, ये दो होते हैं, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होती है और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है। कल हमने कुछ वो फाइंड आउट किए थे, क्या कहते हैं, एक ग्राफ पढ़ा था जिसमें हमने देखा था नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है और हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है और हाइपरटेंशन, उसके स्टेजेस पढ़े थे। तो अब उन्हीं स्टेजेस को अपने दिमाग में रखते हुए हम देखेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या है और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी क्या है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इज अ रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, और विद एविडेंस ऑफ इम्पेंडिंग और प्रोग्रेसिव टारगेट ऑर्गन डैमेज, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ओके, ये तो हो गई इंग्लिश। अब इसकी सादा उर्दू ये बनेगी कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक है 180 से क्रॉस कर जाए और डायस्टोलिक 120 से क्रॉस कर जाए, और उसके बाद हमारे पास कोई ऑर्गन डैमेज की का ख़तरा भी बाकी हो। टारगेट ऑर्गन डैमेज है कि एक ऑर्गन डैमेज हो सकता है, उसमें सपोज ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आंखें ख़राब हो सकती हैं, उसका हार्ट फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, लंग से ब्लड आ सकता है, जिसको कहते हैं ना कि बंदे को हाइपरटेंशन थी, मतलब इसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता था, लेकिन बस वो नमाज पढ़ने लगा और मुँह से खून आया, उसकी डेथ हो गई। और जो मुंह से खून आया इसका मतलब उसको कोई एमरजेंसी हुई थी, हाइपरटेंसिव एमरजेंसी हुई थी, जिसकी वजह से उसका कोई ऑर्गन डैमेज हो गया। अब कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ वो तो हम स्टडी करेंगे ना, कि वो उसके लंग्स लीक हुए हैं हाइपरटेंशन की वजह से। मतलब आप ये देख लें, जैसे साइकिल में बहुत ज़्यादा हवा भर दी जाए ना उसके व्हील के अंदर, तो ट्यूब
फट जाती है। गुब्बारे के अंदर ज़्यादा हवा भर दी जाए वो फट जाता है। पानी की नालियाँ हैं उनके अंदर जब कोई प्रेशर ज़्यादा है वो फट जाता है। इसी तरह जब हमारी बॉडी के अंदर उसमें किसी ऑर्गन की आर्टरीज़ के अंदर, आर्ट्रियोल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ब्रेन के अंदर हेमोरेज बोलते हैं अक्सर हम, ठीक है, तो वहाँ पे कोई आर्टरी लीक हो सकती है, फट सकती है। तो जब ये ख़तरा हो तो हम उसको बोलेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो उसके अंदर हम करेंगे क्या? एक होता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, साथ साथ उसको भी पढ़ लेते हैं। सीवियर एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर विदाउट एविडेंस ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज इज कंसीडर्ड एज हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, कि जिसके अंदर ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज किया हुआ अच्छा खासा, लेकिन हमारे पास उसके अंदर ऑर्गन डैमेज की अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे अर्जेंसी। और एमरजेंसी बोलेंगे जिसके अंदर ऑर्गन डैमेज हो रहा हो या ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस हों। उसके बाद है हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी रिक्वायर टाइमली ब्लड प्रेशर रिडक्शन विद द ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली टू प्रिवेंट और लिमिट टारगेट ऑर्गन डैमेज, कि हमें इंट्रावेनसली मतलब वेन के थ्रू फटाफट कोई ना कोई उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है ताकि हम उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर सकें। तो यहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये है कि हम उसको इंट्रावेनसली क्यों देंगे, इंजेक्शन इंट्रावेनसली क्यों देंगे, ड्रिप हम उसको क्यों लगाएंगे, क्यों देंगे? फास्ट एक्शन के लिए देंगे। और दूसरा उसमें ये हो सकता है कि पेशेंट हमारा बेहोश भी हो सकता है, ठीक है, तो वो हमारा साथ नहीं देगा, उसको हम मेडिसिन खिलाने के लिए नहीं दे सकते, और हमें जल्दी करना है ना। फास्ट एक्शन इज़ द वेरी गुड आंसर। तो मेरी क्लास में बच्चा एक्टिव बैठा हुआ है यहाँ पे। ओके उसके बाद है हमारे पास वैरायटी ऑफ मेडिकेशंस आर यूज्ड इंक्लूडिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं हमारे पास, और नाइट्रिक ऑक्साइड वेजोडाइलेटर्स हैं जिसके अंदर निट्रोग्लिसरीन वगैरह हैं, ये हम दबान के नीचे रखवा देते हैं। और एड्रिजेनिक रिसेप्टर्स हैं जिसमें हमारे पास फेंटोलामीन है और एस्मोलोल है, लेबिटालोल है। द वेजोडाइलेटर्स हाइड्रोलाजीन अभी हम पढ़ के आए हैं, एंड द डोपामिन एगोनिस्ट ये भी हम यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड बाय द टाइप ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट और कोमॉर्बिडिटी। यार मुश्किल है, छोड़ो, इसको मैं उर्दू में बता देता हूँ, ठीक है। मतलब हमने ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो बीपी डाउन करना है, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट 10 मिनट की रहेगी ये मीटिंग, चलें इतने में हो जाएगी। यार ये लिमिट क्यों लगाते हैं जूम वाले, कितनी देर की मीटिंग है? इसके अंदर ये होता है कि हमने सबसे पहले हमारा हाइपरटेंशन कम की, बीपी डाउन किया। जैसे वो डाउन हो गया तो जो ऑर्गन डैमेज हुआ है ना, ये जो ऑर्गन डैमेज हो सकता था, हमने उसका ट्रीटमेंट साथ साथ चलाना है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर हमें लग रहा है कि उसके लंग्स ख़राब हो सकते थे तो हमें ट्रीटमेंट में हाइपरटेंशन के साथ साथ उसके लंग्स का भी स्टार्ट करना है। और अगला जनाब हमारे पास एक ही टॉपिक बच गया है इसमें से, जिसका मतलब है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। वो अपने नाम से ही बता रही है कि ऐसी हाइपरटेंशन है जिसको हम ड्रग्स वगैरह दे रहे हैं लेकिन फिर भी हाइपरटेंशन कम नहीं हो रही है। तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज अ ब्लड प्रेशर दैट रिमेन्स एलिवेटेड, कि वो इंक्रीज रहेगा अबव द गोल, जो हमारा गोल था, डिस्पाइट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑप्टिमल 3 ड्रग रेजिमी। ठीक है, कि हमने 3 ड्रग की कम्बिनेशन में मेडिसिन दी हैं बट स्टिल उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो दैट इंक्लूड्स अ डायरेटिक, जिन 3 ड्रग्स के अंदर एक डायरेटिक भी हम दे चुके हैं जिससे हमने उसका यूरिन लेवल भी बढ़ा दिया है ताकि ब्लड वॉल्यूम डाउन रहे, स्टिल उसका बीपी डाउन नहीं कर रहा है। द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन आर पुअर कंप्लायंस, के मतलब उसकी बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर रही है उस मेडिसिन के लिए। एक्सेसिव एथेनॉल इनटेक, के मतलब जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं वो ज़्यादा जो लेने लग जाएं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो सकती है। हाई सॉल्ट इनटेक होता है तो इसलिए नमक से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। या कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकती है बॉडी में। और जो ड्रग्स होती है ना, एनसेड्स होती हैं, पेन किलर्स वगैरह, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। तो इसलिए पेन किलर्स बहुत सोच समझ के लिए बजाते खुद में, जब तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ ना, पेन, हेडेक हो गया, कोई बॉडी पेन हो गई, कोई ज़ख्म चोट हो गया, जब तक मेरे से बर्दाश्त होता है मैं कभी भी नहीं लेता पेन किलर्स, लेता ही नहीं हूँ जो मर्जी हो जाए, ठीक है, जब तक बर्दाश्त हो। और इनसफिशिएंट डोजेज और ड्रग्स, मतलब अब उसने सिंपल सी बात कर दी है कि कुछ ऐसी डोजेज हैं अब डॉक्टर को पता है नहीं, ठीक है, आप हैं, आपको अच्छे डॉक्टर बनना है इसलिए आप बैठे यहाँ पे फार्मा पढ़ रहे हो, लेकिन आप सपोज अच्छी फार्मा नहीं पढ़ते हो, आप अच्छे डॉक्टर नहीं बनते हो, कल को आपके पास ये हाइपरटेंशन का पेशेंट आ जाता है, उसको ड्रग चाहिए थी 100 mg में,
और आपने उसको कितनी दी है, आपने उसको दी है सपोज 10 mg में दे दी है, ठीक है, 20 mg में दे दिया, तो क्या वो इफेक्ट करेगी? आपने उस ड्रग के थ्रेशोल्ड को ही टच नहीं किया जो होना चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे असर ड्रग नहीं करेगी और वहाँ पे आपकी हाइपरटेंशन कौन सी होगी? रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो आज का टॉपिक यहाँ पे करेंगे हम ख़त्म। तो हाइपरटेंशन के हवाले से हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की है और स्लाइड्स वगैरह भी पढ़ी हैं, बुक से भी पढ़ा है। बुक का अगेन अगर आप में से कोई जानता हो कि बुक सेंड कैसे होगी तो वो आप मुझे बता दें, फिर वो हम आपको भेज देंगे। आज के टॉपिक में से किसी को कोई समझ ना आई हो तो वो आप बता दें, मैं अगेन समझा दूँगा। आज हमारे पास काफ़ी सारे नए बच्चे ऐड हुए हैं, पुराने वाले आज छुट्टी पे हैं, उनका संडे है शायद। तो सबको समझ आ गई है? किसी को कोई प्रॉब्लम आज के लेक्चर में से, कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन? हेलो जागो प्यारे। लिपन कॉर्ड से, मैंने तो लिपन कॉर्ड से ही पढ़ी है, आप कोई और भी पढ़ लें, फार्मा तो सेम है, ड्रग्स भी सेम है, बस थोड़ी सी वर्डिंग और लाइनिंग चेंज होती है। जो राइटर है ना उसने समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है उसका। बाकी जो मर्जी पढ़ लें। लिपन कॉर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लिपन कॉर्ड से पढ़ा है, अभी स्लाइड से पढ़ा है, मैं दूसरी बुक से भी कंसल्ट करता हूँ। मेन बुक ये रखी हुई है क्योंकि इसके एंड पे आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और इसके अलावा ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें। अगर नहीं आपका कोई क्वेश्चन वगैरह तो नेक्स्ट लेक्चर